दूसरा, ये शार्प क्यों बनाए जाते हैं, यानी कि शार्प पॉइंट एक्शन क्या है? शार्प पॉइंट एक्शन है कि जितने ज्यादा शार्प होंगे ये, उतनी हाई चार्ज डेंसिटी होगी, आवेश घनत्व होगा, और उतने ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे, उतने ज्यादा चार्ज डेवलप करके ये ऊपर से आने वाले चार्ज के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे। और किस फिनोमेना से? कोरोना डिस्चार्जिंग से। जैसे कहते हैं ना कि आसमानी बिजली जब कड़क रही हो तो गाड़ी की को बंद करके उसके अंदर ऐसे बैठ जाइए जैसे सरफेस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। क्यों? किस फिनोमेना की बात कर रहा हूं? या तो ये हम कह सकते हैं या हम कोरोना डिस्चार्जिंग कह सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। साइक्लोट्रॉन क्या करता है? एक्सेलरेट the heavy charge particle, आवेशित कण को ये एक्सेलरेट करता है। यहां से बस आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आएगा अपने पास ट्रांसफार्मर। उसके बाद आएगा अपने पास ट्रांसफार्मर। देखिए आप इसके बारे में कैसे जानते हैं हम। ट्रांसफार्मर किसकी देन है? डिस्कवर्ड बाय फैराडे। और फैराडे ने कौन सा लॉ दिया है? फैराडे ने हमें बताया है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। फैराडे ने लॉ दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो पार्ट रहते हैं, एक सेल्फ इंडक्शन, एक म्यूचुअल इंडक्शन। सिर्फ सिंगल वायर पे इफेक्ट दिखाना है तो आप सेल्फ इंडक्शन पे जाएं, और एक वायर का इफेक्ट दूसरे पे दिखाना तो म्यूचुअल इंडक्शन पे जाएं। तो फैराडे ने किसी लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया है, और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड कौन काम करता है? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर या फिर डायनामो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनामो का फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वही इसके अपोजिट आप देखोगे इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का फंक्शन क्या है? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? म्यूचुअल इंडक्शन, अनोन्य प्रेरण के ऊपर बेस्ड होता है। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है। अब इससे आगे देखो, दो तरीके का ट्रांसफॉर्मर हम यूज करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर।
स्टेप अप आपका मतलब इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस। स्टेप डाउन का मतलब क्या है, डिक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज को ये कम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे मोबाइल या फिर लैपटॉप चार्जर, ये क्या करते हैं, वोल्टेज को 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में, 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में इस तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, स्टेप डाउन का काम कर रहे हैं। अब एक चीज देखिए, जो इंडक्शन की प्रॉपर्टी है ये किसकी है, एसी करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की। इंडक्शन प्रॉपर्टी होता है दैट कम्स ड्यू टू चेंज इन करंट बट इट अपोज चेंज इन करंट। करंट के अंदर चेंज से ही ये पैदा होता है और पैदा होने के बाद ये करंट के चेंज को ही रोकने की कोशिश करता है। यानी ट्रांसफॉर्मर वर्क ओनली फॉर एसी, ओनली फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए काम करेगा। स्टेप अप स्टेप डाउन। अब देखो एक बार ट्रांसफॉर्मर का मैं डायग्राम बना के आपको थोड़ा समझा देता हूं। ये हो गया इनपुट पार्ट, ये हो गया अपने पास इनपुट पार्ट, और ये हो गया अपने पास आउटपुट पार्ट। आउटपुट पार्ट को हम नाम देते हैं सेकेंडरी पार्ट और इनपुट पार्ट को हम नाम देते हैं प्राइमरी। तो यहां से क्या आएगा, स्टेप अप के लिए वोल्टेज प्राइमरी यानी पोटेंशियल डिफरेंस प्राइमरी अप करना है, इसका मतलब वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। लेकिन हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर के केस में अपने पास जो पावर रहेगा P बराबर है VI, ये कांस्टेंट रहेगा, पावर कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब अगर V बढ़ रहा है तो I क्या होगा, कम होगा। IP इज ग्रेटर देन IS। और ऐसा क्यों हुआ है, तो यहां देखो नंबर ऑफ टर्न्स 3 है, 1 2 3 और यहां पे एक और ऐड कर लेना इसमें, ये 4। तो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी की ज्यादा है प्राइमरी के कंपैरिजन में, इस वजह से ये आया है अपने पास। वही अगर यहाँ पे 4 टर्न्स, ये टर्न के बजाय सिर्फ 2 टर्न होते, यहाँ पे सिर्फ 2 टर्न होते तो क्या होता, ये अपने पास स्टेप अप से बदली होके क्या हो गया है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। या वोल्टेज प्राइमरी ज्यादा होगा वोल्टेज सेकेंडरी से, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न ज्यादा होंगे सेकेंडरी से, और प्राइमरी करंट के कंपैरिजन में सेकेंडरी करंट ज्यादा होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ट्रांसफॉर्मर के केस में ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक टर्म आती है ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ट्रांसफॉर्मर रेशियो, जैसे किसी भी डिवाइस का एफिशिएंसी निकालते तो आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट। यहां देखो नंबर ऑफ सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न, वोल्टेज सेकेंडरी बाय वोल्टेज प्राइमरी, करंट सेकेंडरी बाय करंट प्राइमरी, ये क्या रहेगा अपने पास, कांस्टेंट रहेगा। ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या रहेगा अपने पास, कांस्टेंट रहेगा। ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या है, एक बार मैं यहां भी लिख देता हूं अगर वहां पे दिखाई नहीं दे रहा तो। कैसे डिनोट करते हैं, वोल्टेज सेकेंडरी बाय वोल्टेज प्राइमरी, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न बाय नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न, और करंट सेकेंडरी बाय करंट प्राइमरी, ये रहता है। अब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए K की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मर रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए। स्टेप अप हम सिर्फ
पावर स्टेशन पे यूज करते हैं। लेकिन स्टेप डाउन आप देखते हो लोकेलिटी में, जैसे 11,000 वोल्ट को 220 में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो क्या है अपने पास, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। किस प्रिंसिपल पे, म्यूचुअल इंडक्शन। किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी प्रिंसिपल को कौन फॉलो करता है, जनरेटर या डायनामो। अब इसके बाद अपने पास है ये सारी चीजें। अब इसे आगे का आपको देखना है, एक बार इसको रिवाइज करके देख लेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो यहीं से अपने पास आया था इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर किस पे बेस्ड होती है अपने पास, इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड होती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। जैसे किसी वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है तो उसके कारण वहां मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वहां अट्रैक्शन और रिपल्सन आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहां से देखो दो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है अपने पास, पैरेलल हमने इन्हें रखा है। इसकी लेंथ मान लो क्या है, L, इसकी भी लेंथ क्या मान लो L है। इससे करंट I1 फ्लो कर रहा है, इससे करंट I2 फ्लो कर रहा है। ये किसी डिस्टेंस x के ऊपर रखी गई है इस तरीके से। x की जगह R, D जो मर्जी आप लेना चाहो ले सकते हो। अगर यह करंट सेम डायरेक्शन में है, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच होगा अट्रैक्शन, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो इनके बीच होता रिपल्सन। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर कितना होता है अपने पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बाई R इंटू L। ये रिलेशन करते हैं इसकी। अब ये R किसकी जगह लिया हमने, X की जगह लिया, ये इस तरीके से। तो ये अपने पास आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बाई R L। ये है परमिएबिलिटी, वो परमिटिविटी था, ये परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, एबिलिटी टू बी मैग्नेटाइज्ड, एबिलिटी टू बी मैग्नेटाइज्ड, ये चीज है अपने पास। इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि जहां वायर से करंट फ्लो करेगा तो वो चीज आप वहां बता सकते हैं कि वहां मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होगा। अब इसी से रिलेटेड एक चीज और देख लीजिए, और आपसे अगर पूछे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट गिवन बाय, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट गिवन बाय, तो ये रहेगा हैन ओरस्टेड, हैन ओरस्टेड। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट किसने दिया, हैन ओरस्टेड ने, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसने दिया है, फैराडे ने दिया। इसके बाद आपको क्या जानना है, फ्लेमिंग लॉ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। देखो लेफ्ट हैंड रूल में समझा देता हूं, आपको क्या याद रखना है कि अमेरिका की जो जांच एजेंसी है कौन सी है, FBI, बस। और हम किस किस का यूज कर रहे हैं,
हम इस सीक्वेंस में यूज कर रहे हैं थंब। दूसरा अपने पास फोर फिंगर, और तीसरा अपने पास है मिडिल फिंगर। ठीक है, अब इनके बारे में जानो। थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? एफ को, ये फोर्स या फिर मोशन ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद फोर फिंगर किसे रिप्रेजेंट करेगी? फोर फिंगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ बी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये किसे? मैग्नेटिक फील्ड को, ये किसे? मैग्नेटिक फील्ड को। और मिडिल फिंगर एफ बी आई, आई यानी कि करंट के डायरेक्शन को। अब ये चीज लेफ्ट में भी काम, ये और राइट में भी यही चलेगी। अब लेफ्ट हैंड कैसे यूज करते हैं वो देखिए, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और यहां से देखो अपने पास टर्म क्या आई है? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, इंटेंसिटी। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही प्रॉपर्टीज ये शो करेगा। इसकी यूनिट क्या रहेगी अपने पास? यूनिट अपने पास रहेगी गोज। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या रहेगी अपने पास? गोज या फिर टेस्ला। ठीक है, गोज या फिर टेस्ला। या फिर यहां से हम देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट अपने पास ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। हम जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या रहती है? वेबर। और फ्लक्स किसके बराबर रहता है? एक बार मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, फाइव बी। मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर रहता है? बी डॉट ए के। मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, तो फ्लक्स को अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। दिस इंप्लाइज बी की यूनिट क्या बन जाएगी? वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक यूनिट ये बन जाएगी। और फाई की यूनिट क्या रहती है? वेबर। ये आपको बताइए, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट रहती है वेबर। इधर अपने पास गोज है और टेस्ला है। और एक और चीज यहां से आप ऐड कर लेना मैग्नेटिक की, इसमें 1 गोज इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। या फिर आप कह सकते हैं कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गोज। इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स और करंट की डायरेक्शन को इस तरीके से शो करती है। अब यहां से देखो, ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये मान लो अपने पास करंट की डायरेक्शन है। तो इसे अगर आप इस तरीके से रखोगे तो करंट की डायरेक्शन आप इधर ले रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो फोर्स किधर लगेगा? ये रोटेट किधर करेगा? फोर्स लगेगा इनवर्ड, ये अंदर की ओर फोर्स लगेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है, करंट की डायरेक्शन नीचे ली, करंट की डायरेक्शन अगर आप नीचे लेते हो तो ये करंट नीचे, ये फोर्स की डायरेक्शन किधर आ गया अपने पास? आउटवर्ड आ गया आपकी तरफ, इस तरीके से। तो लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल ध्यान क्या रखना है? इलेक्ट्रिक जनरेटर के केस में, इलेक्ट्रिक जनरेटर के केस में आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट देना है, वो किस रूल से देंगे? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। और लेफ्ट हैंड रूल में आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स देना है, जो आप किससे देंगे? थंब से देंगे। ये किस में आपको यूज करना है? इलेक्ट्रिक मोटर में यूज करना है, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अपने पास हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है।
उसके बाद है अपने पास मैग्नेटिक मटेरियल। इसमें अपने पास आता है डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अब देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहां पे ना के बराबर है। अगर इसे मैग्नेटिक फील्ड में भी रखोगे तो ये क्या करेगी, ये रिपेल करेगी और अपोजिट डायरेक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या करेगी, स्लाइटली अट्रैक्ट करेगी लेकिन सेम डायरेक्शन के अंदर। और ये क्या करेगी, स्ट्रांगली अट्रैक्ट इन सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक करेक्टर यहां जैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में लेके चलता हूं इस तरीके से, तो यहां क्या रहेगी, नेगेटिव एंड स्मॉल। यहां क्या रहेगी, पॉजिटिव एंड स्मॉल, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और यहां क्या रहेगी, पॉजिटिव एंड लार्ज। इनके मैग्नेटिक करेक्टर आपको किस में दिखाई देंगे, फेरोमैग्नेटिक। ये कौन से रहते हैं अपने पास, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। आयरन, निकल एंड कोबाल्ट एंड इट्स एलॉय, इन सब का मिक्सचर, इट्स एलॉय, उनके मिश्र तत्व ये रहते हैं अपने पास। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में देखो, कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा, वो क्या है अपने पास, डायमैग्नेटिक, फिर है पैरामैग्नेटिक, फिर फेरोमैग्नेटिक। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हटाते ही यहां से एकदम से मैग्नेटिक इफेक्ट गायब। यहां हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन यहां परमानेंट इफेक्ट आ जाएगा। अब एक आता अपने पास क्यूरी टेम्परेचर। उससे पहले था अपने पास क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ क्या कहता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्स ऑफ क्या है, टेम्परेचर है। तो यहां से क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसमें बदल जाए, पैरामैग्नेटिक। कब, क्यूरी टेम्परेचर। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, हर एक के लिए टेम्परेचर अलग अलग रहेगा। सिर्फ आपको क्यूरी टेम्परेचर की डेफिनेशन याद रखनी है। तो यहां से बस इतना मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है। तो ये था अपना इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बेसिक। मेरे हिसाब से बेसिक जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं वो सारे यहां से कवर हो जाएंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, अगर आप किसी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो फिर एक डिफरेंट कंसेप्ट चलता है। हाँ, जनरल जो एग्जाम है, चाहे आप यूपीएससी तक चले जाओ, इन वनडे एग्जाम, ये जो नॉर्मल एग्जाम्स जो रहते हैं इनके अंदर यही आते हैं अपने पास। नॉन टेक्निकल फिजिक्स जहां भी आएगी, जनरल फिजिक्स जहां भी आएगी, और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से इतना ही आता है। उसके अलावा थोड़ा बहुत क्या आ सकता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे बिहेव करता है, सोलेनोइड की तरह। और सोलेनोइड के अंदर क्या रहता है अपने पास, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उतना ज्यादा उसके अंदर इंडक्शन पैदा होगा, और जितनी ज्यादा लेंथ रहेगी उतना कम उसके अंदर इंडक्शन पैदा होगा। यह आपको ध्यान रखना है। करंट जितना ज्यादा दोगे इंडक्शन उतना ज्यादा पैदा होगा। ये सोलेनोइड का केस है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या रहता है कि जो मैग्नेट हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से तैयार करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है अपने पास। और वैसे बार मैग्नेट है, ये भी एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है। होर्सो मैग्नेट, जो होर्सो मैग्नेट कुछ इस तरीके का रहता है, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो यहाँ पे पोल नजदीक होने के कारण इसकी स्ट्रेंथ बार मैग्नेट की कंपैरिजन में क्या रहती है, ज्यादा रहती है। ये चीज हम यहां से जान रहे हैं। फिर मोनोपोल ऑफ द मैग्नेट नेवर एग्जिस्ट, कि मैग्नेट को तोड़ोगे तो अलग अलग उनके पोल एग्जिस्ट कभी भी नहीं करेंगे। ये बेसिक पॉइंट यहां से बनते हैं। उसके अलावा मैग्नेट है क्या, तो मैग्नेट है आयरन ऑक्साइड, यहां से Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड है अपने पास। ये चीज आप यहां से देख सकते हो। मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। इसके अलावा आप एमसीक्यू से प्रैक्टिस कीजिए।